नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अब फिजिक्स में हमने आपको पिछली कक्षा में द्रव्यमान और भार के बारे में बता दिया था ना। भैया कुछ मोटा दिख रहे हैं क्या हम? हाँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम मोटे हो गए, मोटे नहीं हुए हैं। खूब ठंडी पड़ रही है तो इधर उधर पहले ऐसा मत सोच लीजिएगा हाँ एक ही दिन में इतना कैसे मोटा हो गए हो। तो मोटा नहीं हुए हैं, समझिए कि इधर उधर पहने हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि यार क्या खाए एक दिन, जैसे कि एकाक लोग को नहीं देखते गरीश मुंबई से आए भैया मोटा हो गए हो, समझिएगा ऐसा वो नहीं है। सुनना, तो अब देखिए हम लोग फिजिक्स में चल रहे थे। भार और द्रव्यमान में हमने वेट एंड मास में जो अंतर था जो उसके बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। तो जी का मान जैसे जो होता था ये सब चीजें हमने बता दिया था। किसी वस्तु का जैसे सोनार जो था निर्वात में कैसे निर्वात कर देता है किसी चीज को तोलने के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में SHM कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ भैया? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। समझ में आ भैया? देखिए जैसे पहले दैनिक एक मतलब एक देखिए, जब कोई वस्तु है किसी बिंदु के दोनों तरफ गति करता है, गति करने लगे, उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के दोनों तरफ गति करने लगे उसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सब चीजें देखिएगा एक दैनिक जीवन में आप डेली उपयोग करते हैं। जैसे टन टन वाली घड़ी होती है, टन टन वाली घड़ी है, जैसे 1 घंटा में एक बार बजता है। जैसे चर्च वर्च में देखा करिए अक्सर रहता है, आपके घर में भी एक घड़ी में ऐसे ऐसे करता रहता है। एक बार में एक बार, 2 बजा तो 2 बार टन टन, तो एक ऐसे ऐसे करता रहता है। तो एक कहा जाएगा जब कोई पिंड या वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे, इन्हीं गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई है, तो यहां से जो वस्तु है, अब मान लीजिए यहां से अब ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहां से जो है कोई वस्तु, भारी वस्तु है कोई दे दीजिए, जब ये गति करने लगे इन्हीं को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ भैया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम। जो ये गति करता है पेंडुलम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम की कभी भी लंबाई, ये तो लंबाई हो गई आपकी, यहां तक लंबाई हुई, ठीक है। हम इसकी जो लंबाई लेते हैं, जिसे भैया जो वस्तु में बांधी जाती है, ये यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान केंद्र, वस्तु का जो केंद्र है वहां से ली जाती है। तो इस पूरी लंबाई को ये यहाँ तक अगर बढ़ा दीजिएगा, इस लंबाई को कहा जाता है प्रभावी लंबाई। क्या कहा जाता है भैया? प्रभावी लंबाई। समझ में आ भैया? इस चीज को क्या कहा जाता है? प्रभावी लंबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज को प्रभावी लंबाई कहा जाता है। समझ में आया भैया? अब इसको पेंडुलम या लोलक भी कह सकते हैं, लोलक। समझ में आया भैया? पेंडुलम इंग्लिश शब्द है, लोलक हिंदी है। जैसे लोलक, बकलोल, जकलोल, बकलोल कुछ कर दीजिए। अब ये कोई वस्तु है, क्या है? ये कोई वस्तु है। जब कोई वस्तु एक, और ये देखिए यहां से ही करता है, इसको बोला जाता है निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु, समझ में आ भैया? निलंबन बिंदु होता है। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु को या कोई पिंड किसी बिंदु से एक तरफ दोनों तरफ जब गति करने लगता है, इसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या कोई बिंदु के दोनों तरफ गति करने लगे, इसी को क्या कहा जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? यदि कोई बिंदु किसी सेंटर पॉइंट के दोनों ओर गति करने लगे, जैसे देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको निलंबन की जगह सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट। अब जब कोई एक सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ गति करने लगे, इसका कई बार आप देखिए कई परिभाषा को अपने अनुसार भी बना लेते हैं। जब कोई वह मतलब किसी सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ गति करने लगे उसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, SHM, सिंपल हार्म। ऐसा मत समझिएगा सविता, हरनीत, मनिंदर, ऐसा मत समझिएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। समझ में आ भैया? ये चीजें कितना है। अब इसका अगर एग्जाम्पल हम आपको दिया जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे झूला।
अब झूलवा देखिए ऐसे पेड़वा पे डाल देते हैं आप, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऐसे 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 झूला जाता है ना भैया। तो ये झूला भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण है। कहीं कहीं झूलवा झुलाते रहते तो ऐसा झुला देते। एक बार हम झूल रहे थे बचपन में, अब भैया हमारे थे बड़े भैया हमको इतना तेज झुला दिए भैया, इसे उठा के थे ही फट गया था पूरा। और झुलाने के बाद ऐसा जगह छुपा दिए हमको, मतलब फट गया उतना। और डरने लगे बड़े भैया, तो डरने लगे अरे भैया क्या होगा क्या, तो हमको ले गए छुपा दिए। फिर बाद में मतलब जब घर वालों को पता चला, उनको भी डांट पड़ी हमको भी डांट पड़ी। मतलब उस समय समझिए कैसा लगा, ये फट गया था, मतलब आंसू भी नहीं आ रहे थे कि डर लग रहा था कि घर वाले बोलेंगे क्या। आज भी निशान है यहाँ पे देखिए। तो ये होता है। तो जो झूला वूला होता था, एक बार देखते नहीं झुलाते रहते थे, जैसे मतलब कोई को झुलाइए ना बच्चे बच्चों को, और तेज झुलाइए और तेज, मन करता है उठा के झुला दीजिए और गिरेंगे तो आराम से। तो ये झूला भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे घड़ी जो चलती है, घड़ी में भी देखा करिए ऐसे ऐसे करता है ना पेंडुलम। तो पेंडुलम जो होती है ये सब भी सिंपल हार्मोनिक गति का उदाहरण है। समझ में आ भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया कि नहीं। एक से सिंपल हार्मोनिक गति समझ में आ भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया। इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ भैया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसी चीज में, एक जब ये जाते हैं, ठीक है, इसका एक जो डोलन माना जाता है, एक डोलन किसको माना जाता है, ये देखिए। एक डोलन भैया, एक डोलन और आयाम भी समझिए। आयाम को इंग्लिश में बोला जाता है एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE। देखिए आयाम और एम्पलीट्यूड में क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक डोलन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब ये जैसे कोई चीज जब डोलिएगा तो एक बार यहाँ जाएगा, अब इसी पे वापस आता है ना भैया। हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं क्योंकि इसी पे आएगा तो आपको नहीं पता होगा। एक बार गया, फिर यहां से आया, फिर यहां से जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, मतलब जहां से गया वहीं तक आया, उसी को एक डोलन कहा जाता है। समझ में आ भैया, एक डोलन पूरा करने के लिए, एक डोलन को पूरा करने के लिए इसको कितनी बार करा, 4। समझा, देखिए एक गया, फिर आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो एक डोलन पूरा करने के लिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये लोलक है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब यहां से ये सिंपल पॉइंट है, समझा, ये पेंडुलम हुआ लोलक, ये लंबाई यहां तक प्रभावी लंबाई हुई। अब जब ये कोई वस्तु हुई, ठीक है, ये क्या हुआ, कोई वस्तु हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहां से घूमा, यहां सेंटर पॉइंट हो गए, अभी ये निश्चित है। अब यहां से 1 गया, ठीक, फिर आएगा 2 सेंटर पे आया, लेकिन फिर और 3, फिर यहाँ पे आएगा 4। समझ में, यहां से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझ में भैया। तो एक सेंटर पॉइंट पे 4 आयाम, मतलब अब ध्यान दीजिएगा, इसको 4 बार चलना, 4 लोलक। अब इसी में देखिएगा आयाम किसे कहते हैं। आयाम समझिए, मध्यमान स्थित से अधिकतम विस्थापन। ये मध्यमान स्थित हुआ, ये मध्यमान स्थित हुआ। अब ये ऐसे, इसी से अधिकतम विस्थापन, ये कहां तक जा सकता है, देखिए जैसे देखिए मैंने घुमाया, ये देखिए कहां तक गया, ये यहां तक गया, इससे दूरी नहीं जा सकता। जहां तक जाए वहां मैक्सिमम विस्थापन। मध्यमान स्थित से अधिकतम विस्थापन, आयाम देखिए किसे कहते हैं। मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, इसको भी नोट कर लीजिएगा भैया, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। समझ में भैया। अब देखिए यहां से जब आप रस्सी बांध के घुमाइएगा, ये यहां तक जो दूरी गई, इसी को कहा जाता है आयाम। समझ में भैया, इसी को कहा जाएगा आयाम। तो अब आपसे अगर हम पूछे कि एक डोलक को पूरा करने के लिए कितना आयाम चलेगा, आप बताइए। एक डोलन को पूरा करने के लिए लोलक को
चार आयाम तय करना पड़ेगा कि नहीं, चार आयाम तय करना पड़ेगा कि नहीं, 1 2 3 4। समझ में आया भैया। तो एक दोलक को पूरा करने के लिए अब मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन देख लीजिए, ये एक आयाम हुआ, समझ में आया भैया, ये एक आयाम हुआ, ये दूसरा आयाम हुआ, ये तीसरा आयाम हुआ, ये चौथा। तो एक दोलन से, एक मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। जैसे अब इसको है देखिए, अब यहां से ये मध्यमान स्थिति हो गई, अब यहां से है ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे अगर सरल आवर्त में है तो ये यहां तक जाता है, जहां तक जाए तो इसी को आयाम कहा जाता है। देखिए, एक, फिर आया 2, फिर 3, फिर 4। तो एक मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहा जाता है भैया, आयाम कहा जाता है। समझ में आया भैया। तो ये चीजें आयाम है, समझ में आया भैया। अब एक दोलन पूरा करने के लिए कितने आयाम की आवश्यकता होती है, 4 आयाम। समझ में आया भैया। एक दोलन को, इसको देखिएगा, देखिए एक दोलन को, एक दोलन को पूरा करने में 4 आयाम एम्पलीट्यूड की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। एक दोलन पूरा करने में 4 आयाम। अच्छा, इसी में बताइए, अगर हम 3 दोलन पूछे, 3 दोलन में कितने आयाम की आवश्यकता होती है, तो 3 गुणे 4 12 हो जाएगा। समझ में भैया। अगर हम इसी में 5 दोलन पूछा जाए, 5 दोलन, तो 5 दोलन में कितना होगा, 5 गुणे 4, 5 दूनी 20 आयाम, ए। समझ में भैया। ऐसे लगा लेंगे 5 दोलन के लिए। समझ में आया भैया। तो एक दोलन के लिए 4 आयाम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे 5 दोलन कितने आयाम की आवश्यकता होती है, समझ में आया भैया। समझ में आया भैया। तो 5 आयाम, समझ में आया भैया। तो ये चीजें कितने लोगों को समझ में आ गई बताइए। अगर आयाम का मान दिया रहे, मान लीजिए एक आयाम में 4 दे दिया जाए, 4 सेंटीमीटर, तो इसी में 5 4 का गुणा कर दीजिए। समझ में आया भैया। ये चीजें कितने लोगों को समझ में आया भैया, इसको नोट करिए। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड। अभी हमने आपको बताया कि दोलन क्या होता है, एक दोलन जो पूरा करता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, ये हुआ, ये पेंडुलम हुआ, अब एक बार गया, फिर आया, फिर यहाँ, तो 1 2 3 4। तो एक दोलन जैसे पूरा करने में इसको कितना, 4 आयाम की आवश्यकता हुई। एक यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ से यहाँ। तो 4 दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है भैया, आवर्तकाल। समझ में आया। एक दोलन को पूरा करने में लगाया गया जो समय है, जो लगा समय है, उसी को कहा जाता है आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में, जैसे बोल दिया जाए 4 आयाम को क्या हम आवर्तकाल कह सकते हैं, तो कह सकते हैं। 4 आयाम अगर दोलन पूरा कर लिया है तो उसको हम लोग आवर्तकाल कह सकते हैं। तो एक दोलन को पूरा करने में लगाया गया जो समय है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल जो होता है भैया, यह टाइम को आपको प्रदर्शित करता है। क्या कहता है भैया, टाइम को प्रदर्शित करता है। टी क्या है भैया, ये टी जो है समय है। क्या है, टी समय है। एल क्या है, लंबाई है। क्या है भैया, ए लंबाई है। समझ में आया भैया। ए क्या है, लंबाई है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं एक चीज नोट करिएगा आप, आवर्तकाल अगर बढ़ेगा, आवर्तकाल का मतलब अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा लगेगा। भाई जैसे ये ज्यादा बढ़ा, इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब जो वस्तु है वो सुस्त हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। जब वस्तु छोटी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा इधर, यदि अगर समय घटेगा, यदि अगर समय घटेगा, इसका मतलब है कि वस्तु जो है तेज हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। जैसे भैया ये देखिए, अब देखिए ये हुआ, ठीक, और एक ये हुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इधर, समझिए भैया अच्छे से।
इसको समझ जाइए, इसके बाद आप समझ जाइएगा। देखिए, अब मान लीजिए इसी में दो वस्तु है, मान लीजिए इसको रमेश कर दीजिए, इसको सुरेखा, कुछ भी कर दीजिए। अब यहाँ पे ये मान लीजिए 80 किलो की है, ये मान लीजिए 10 किलो की है। अब ये जो घूमेंगे भैया, ये तो मान लीजिए इनका है, इनका प्रभावी लंबाई छोटी भी है। ये देखिए आराम से जल्दी जल्दी, मतलब ये ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, इनका ध्यान दीजिएगा, आवर्त काल जो समय होगा ये घटेगा। तो ये घटेगा, आवर्त काल का समय क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो वस्तु क्या होगी, तेज हो जाएगी। भैया ये जब अगर ये वस्तु तेज हो जाएगी, जैसे ये घटेंगे तो ये वस्तु क्या होगी, तेज घूमेगी। अब ये अगर आवर्त काल में, ये देखिए ये बड़े हैं, अब इनको यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं इसे ना। अब ये क्या होंगे, तो ये जब वस्तु बड़ी है तो समझ में आ रहा है, इसका टाइम पीरियड जब ज्यादा लगेगा। ये आवर्त काल क्या होता है, जब ये बढ़ेगा, ये आवर्त काल जब बढ़ेगा तो वस्तु क्या होगी, सुस्त होकर आराम से चलेगी। हाँ, चल जा आजा, चल जा आजा। और ये क्या है, चल भैया आजा, भैया चल भैया आजा। तो ये क्या होता है, यही बता रहे हैं कि ये जो वस्तु को टाइम पीरियड को बताते हैं, तो आवर्त काल के अनुसार ही बदलते हैं। समझ में आया भैया। तो वस्तु तेज और सुस्त, समझ में आया भैया ये चीजें। देखिए यल बढ़ाएंगे, अगर हम यल बढ़ाएंगे तो टी का मान ऑलरेडी बढ़ेगा। एक सपोज करिए, इनका मान तो फिक्स है, ये मान फिक्स है। अगर हम टी प्रोपोर्शनल टू सिर्फ यल लेते हैं, अब देखिए अगर यल का मान हम 64 दे देते हैं तो टी का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं। अगर यल का मान हम मान लीजिए, हम यल का मान मान लीजिए 144 लेते हैं, तो टी का मान 12 आएगा कि नहीं, तो आ रहा है कि नहीं। अगर हम यल का मान लीजिए 169 लेते हैं तो टी का मान कितना आएगा, 13। क्योंकि भैया ये करनी में है तो इसका मान आ रहा है कि नहीं। तो ये समझ आ रहे हैं आप। तो लंबाई और आवर्त काल का जो समय होता है समानुपाती हो रहा है कि नहीं, तो इसका हमेशा करीब ये ध्यान दीजिएगा, इसी हिसाब से इसको लगाया जाएगा। अगर ये जितना दिया रहेगा हमेशा, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल का निकाल लेंगे। समझ में। अगर लंबाई 16 गुना बढ़ रही है, अगर लंबाई 16 गुना बढ़ रही है तो आवर्त काल क्या हो जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं। आवर्त काल क्या हो जाएगा, वर्गमूल होता है, आवर्त काल 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया। तो जितना लंबाई बढ़ेगी तो उसका वर्गमूल हो जाता है। समझ में आया भैया। अगर वो लंबाई मान लीजिए 64 गुना कर रहे हैं तो 8 गुना हो जाएगा, 81 गुना कर रहे हैं तो 9 गुना हो जाएगा। इसी हिसाब से ये लगाया जाता है। समझ में आया भैया। तो ये चीजें समझ में आई भैया। आवर्त काल और लंबाई के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार नहीं होता भैया, दिखा करिए इसे। समझ में। आवर्त काल और इसके बीच में जब खींचिएगा तो लंबाई परवलयाकार होता है। समझ में आ भैया। लंबाई को जितना गुणा किया जाए आवर्त काल हमेशा उसका वर्गमूल हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। लंबाई का जितना भी रहेगा तो वह आवर्त काल क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आ भैया। आवर्त काल क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे देखिए गर्मी के दिनों में जैसे पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण आवर्त काल में समय ज्यादा लगता है। समझ में आया। समझ में आ भैया। भारी वस्तु देखिए, इसमें कहीं भी आपको द्रव्यमान की चर्चा नहीं की गई है। समझ में आया। तो समझ में आया, इसमें द्रव्यमान की कहीं भी चर्चा की गई है। इसमें T बराबर 2 पाई कोणी में L/G में कहीं भी आपको द्रव्यमान की चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि हमको उसके आकृति या केजी से कोई मतलब नहीं है कि कितनी भारी है, कितना वो है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको सिर्फ लंबाई से, इसीलिए ध्यान दीजिएगा जब गर्मी उर्मी में देखा करिएगा जो बिजली के तार होते हैं, गर्मी में बिजली के तार देखा करिए लटक जाते हैं, और वही ठंडी में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वो धातु है तो इनको गर्मी पड़ने पर ये क्या होते हैं, सॉफ्ट हो, मतलब खिंचाव आ जाता है, और ठंडी पड़ने में वो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ते हैं। समझ में आया? ऐसे घड़ी की जो पेंडुलम घड़ी होती है वो भी देखा करिए गर्मी में क्या होते हैं, उनकी प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है।
समझ में आया? उनकी लंबाई क्या होती है, नगण्य बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो नगण्य बढ़ती है। इसीलिए गर्मी में क्या होते हैं, धातुओं की लंबाई बढ़ जाती है। इसीलिए रेल की पटरियों में देखा करिएगा ऐसे रहता है ना, ऐसे करके बीचवा में देखा करिए गैप देते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडिया में ये बढ़ जाते हैं तो ऐसे आके चिपक जाते हैं ऑटोमेटिक, नहीं, और फिर इसीलिए गैपुआ भर जाता है। और ठंडी फिर गर्मिया में क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, इसीलिए वहां पे कपलर लगाया जाता है। समझा? समझ में आया? कि कितना भी करे तो मतलब ट्रेन में भाई इतना भी बहुत वो होता है ना। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी। समझ में आया? लंबाई वाला समझ में आया? गर्मी के दिनों में पेंडुलम की घड़ी की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। समझ में आया? वो जो पेंडुलम की घड़ी लंबाई होती है, जिससे टक टक घूमती है ना, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, गर्मी में कहते हैं अरे समय ये नहीं पास हो रहा है, तो वो चीजें क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे घड़ी आराम आराम से चलती है। ठंड के दिनों में लंबाई घट जाती है, जिससे आवर्तकाल घट जाता है। और ठंड के दिनों में क्या होती है, उसकी लंबाई घट जाती है, जिससे घड़ी क्या होती है भैया, तेज हो जाती है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें थी। अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ये तो बता दिए हमने कि वर्ग गुना दिया रहे तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर प्रतिशत दिया रहे तो प्रतिशत में आवर्तकाल में 2.5% की वृद्धि होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। यदि प्रतिशत में दिया रहे लंबाई, लंबाई प्रतिशत में दिया रहे तो आवर्तकाल में 2.5% की वृद्धि होगी। 5% तक ही होती है भैया। अगर लंबाई 5% है, यदि जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो आप 2.5% की वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई 5% दे दिया जाए तो टी कितना होगा, 2.5% की इंक्रीज होगा। समझ में आया भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? 2.5% की इंक्रीज होगा। समझ में आया भैया? जितना भी रहेगा 2.5% की इंक्रीज होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आज इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक क्लास और पढ़ाना है, एक क्लास में और इसका आवर्तकाल का चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।